हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपना नेक्स्ट पार्ट फाइलोजेनेटिक ट्री का। लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि फाइलोजेनेटिक ट्री बेसिकली होते क्या है, किस आइडिया पे बनते हैं, एक फाइलोजेनेटिक ट्री के खुद के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे नोड क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, स्पेशिएशन क्या होता है, फाइलोजेनेटिक ट्रीज के टाइप्स कितने होते हैं। हमने टाइप्स पढ़े थे डिफरेंट बेसिस के ऊपर। अनरूटेड रूटेड ट्रीज क्या होते हैं, रिजोल्व अनरिजोल्व ट्रीज क्या होते हैं, इस तरीके के हमने बहुत सारे तो पढ़ लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीजें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स इन फाइलोजेनेटिक ट्रीज। एक टाइप का करेक्टर है जिसे कहते हैं एपोमॉर्फिक करेक्टर। एपोमॉर्फिक करेक्टर का ही दूसरा नाम है एडवांस्ड करेक्टर। इसी का दूसरा नाम है डेराइव्ड करेक्टर और इसी का दूसरा नाम है एपोमॉर्फी। मतलब ये चारों सेम है। इनका मीनिंग क्या होता है देखें, एक बार समझते हैं इनका मीनिंग। इनका मीनिंग होता है कि जब भी कोई करेक्टर जो प्रेजेंट नहीं था, एनी करेक्टर which was not present in last common ancestor but present in descendants, इसे कहते हैं हम एपोमॉर्फिक एडवांस्ड या डिराइव्ड। एडवांस्ड का मतलब जो अभी बना है, जो पहले नहीं था। डिराइव्ड का मतलब जो उसे मिला नहीं है, उसने खुद ने डिराइव किया है, खुद ने उसने गेन किया है। हम कहते हैं ना कि ये डिराइव्ड है, गेन किया है, उसे किसी से मिला नहीं है, उसे कहते हैं डिराइव्ड करेक्टर। एपोमॉर्फिक या एपोमॉर्फी का मतलब क्या होता है कि लेटेस्ट मॉर्फोलॉजी, लेटेस्ट करेक्टर। तो इन चारों का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा दूंगा। इन चारों का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई करेक्टर है वो एंसेस्टर के पास तो था ही नहीं, पर वो उसके डिसेंडेंट में आया, उसे कहते हैं एडवांस्ड करेक्टर। अब यहां पर एक शब्द और लिखा है, होमोप्लाजी। होमोप्लाजी एक टाइप का एडवांस करेक्टर ही होता है, पर कैसे होता है, क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि एक कॉमन एंसेस्टर है, एंसेस्टर, ठीक है। इस एंसेस्टर से इस तरीके से कोई डिसेंडेंट्स बने। ये स्पीसीज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर देखा जाए तो स्पीसीज ए एंड स्पीसीज डी एक दूसरे से दूर दूर तक रिलेटेड हैं, डायरेक्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड बैट्स, इन दोनों का डायरेक्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं है, पर फिर भी इन दोनों के अंदर विंग्स प्रेजेंट है। यानी बाई चांस ये दोनों टाइप के जो स्पीसीज हैं वो शायद ऐसे एनवायरमेंट में रहने लग गए होंगे कि दोनों को विंग्स की जरूरत पड़ी, और जब दोनों को विंग्स की जरूरत पड़ी तो दोनों में विंग्स इवॉल्व हुए। विंग्स उन्हें अपने एंसेस्टर से नहीं मिले और उन दोनों का एंसेस्टर भी कॉमन नहीं है। तो जब कभी भी किसी दो अनरिलेटेड स्पीसीज में बाई चांस सेम करेक्टर इवॉल्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं होमोप्लासी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला करेक्टर है प्लेजियोमॉर्फिक। P4 प्लेजियोमॉर्फिक, P4 प्रिमिटिव। ऐसा करेक्टर जो एंसेस्टर में होता है और वो एंसेस्टर से ही डिसेंडेंट्स को मिलता है।
जैसे एंसेस्टर्स के पास में फीदर्स है और उस एंसेस्टर से दो डिसेंडेंट बने, दोनों के पास फीदर्स चले गए, यानी ऐसा कोई करेक्टर जो डिराइव्ड नहीं है, एक करेक्टर which was present in the ancestor and go to descendants, इसे हम कहते हैं प्लेजियोमॉर्फिक, प्रिमिटिव या एंसेस्ट्रल। नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब जैसे होमोप्लाजी थी वैसे ही है सिनमॉर्फी या सिन एपोमॉर्फी, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड, और सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, सब में एक जैसे एक समय पर कुछ होता है तो उसे सिंक्रोनाइज्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लासरूम के अंदर जो है वो 100 बच्चे बैठे हैं और 100 के 100 बच्चों ने मोबाइल में सेम टाइम पर अलार्म लगा लिया, तो सेम टाइम पर सभी के मोबाइल अलार्म्स बजेंगे तो हम कहेंगे ये सिंक्रोनाइज्ड है। आजकल जो मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है उसमें जो घड़ी होती है वो गूगल से ऑपरेट होती है। आप कभी भी दो व्यक्तियों के मोबाइल चेक करिए, दोनों में टाइम आपको एग्जैक्ट सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो वॉच है वो गूगल से ऑपरेट हो रही है, अब ये हमसे ऑपरेट नहीं हो रही है। हाँ, हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं टाइम को, बट वैसे ये जब आती है तो सिंक्रोनाइज्ड आती है। तो सिनमॉर्फी का मतलब कि डिसेंडेंट के पास में एक साथ अपने एंसेस्टर से करेक्टर जाता है, उसे कहते हैं सिनमॉर्फी। एंसेस्टर के पास था, सभी डिसेंडेंट्स में साथ साथ जा रहा है, वो सिनमॉर्फी हो गया। यहां एक दूसरा टर्म आता है सिन एपोमॉर्फी, मतलब सिन भी है और एपोमॉर्फी भी है, एडवांस भी है और प्रिमिटिव भी है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई करेक्टर लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये LCA है, इसके पास नहीं है, पर वही करेक्टर जो है वो आपका लेट्स से यहां पर आया, तो यहां पे आया तो इन दो के पास तो पहुंच गया। अब चूंकि A और B को करेक्टर कहां से मिला, अपने एंसेस्टर से मिला, तो इसलिए ये करेक्टर तो कैसा होगा, सिन होगा। बट ये करेक्टर LCA में तो था नहीं, एंसेस्टर में बाद में आया, तो ये एपो भी होगा। सिन भी है, एपो भी है। अगर ऐसा होता कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास कोई करेक्टर होता और वो सभी के अंदर जाता, तो हम कहते कि भाई ये केवल सिनमॉर्फी है। एग्जैक्ट सिनमॉर्फी और सिन एपोमॉर्फी थोड़ा सा डिफरेंस इनमें पाया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर किस तरीके से हमें करेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। मान लेते हैं कि यह है लास्ट कॉमन एंसेस्टर, यहां A स्पीसीज है, यहां B स्पीसीज है, यहां C है, यहां D है, यहां E है। ठीक है, अब ये सारे के सारे नोड्स हैं, जैसा कि आपको पता ही है, यहां पर एंसेस्टर्स बैठे होते हैं। लेट सपोज कि कोई करेक्टर है, करेक्टर 1, ये करेक्टर इसमें यहां इवोल्व हुआ इस फाइलोजेनेटिक ट्री में। एक तो आप चीज ध्यान रखिए कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर करेक्टर्स का फ्लो है वो वाटर पाइपलाइंस के जैसे है। जैसे कोई टंकी है पानी की और उस टंकी से एक पाइप निकला और इस एक पाइप से बहुत सारे पाइप डिफरेंट डायरेक्शंस में निकले, तो सोर्स से आगे की तरफ जाएगा, पीछे कभी नहीं आएगा। हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना किसी भी डायरेक्शन में। तो जैसे ये आई वाला करेक्टर है, 1 वाला करेक्टर है, सॉरी, ये करेक्टर आगे बढ़ेगा, आगे उस पाइपलाइन में बाई डायरेक्शनल कुछ लगा हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा और ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा। आगे फिर जाएगा, इधर मुड़ेगा, इन दो डायरेक्शन में जाएगा, फिर आगे जाके मुड़ेगा, फिर इन दो डायरेक्शन में जाएगा, फिर आगे जाएगा इन दो डायरेक्शन में, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये पानी का जो फ्लो होता है उस वाटर फ्लो की तरह सब में जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई करेक्टर यहां इवॉल्व होता है तो वो करेक्टर
आपको आगे वाले सभी में मिलता है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो हम ऐसे करेक्टर को क्या कहेंगे? ऐसे करेक्टर को कहेंगे एपोमॉर्फिक या एडवांस्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे कहेंगे सिनमॉर्फिक। सिनमॉर्फिक, सिनमॉर्फिक। इसे हम प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, प्लेजियोमॉर्फिक भी कह सकते हैं, या एंसेस्ट्रल भी बोल सकते हैं, एंसेस्ट्रल। तो ये हुआ हमारे पास में एक कंप्लीट। अब जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर है वो यहां इवोल्व हुआ, यहां पर इवोल्व हुआ, यहां इवोल्व हुआ, तो वो आगे कहां कहां जाएगा? यहां चला जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। ए में जाने के लिए इसे ऐसे बैक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और कभी भी बैक डायरेक्शन के अंदर नहीं जाता है तो ए में नहीं होगा। तो वैसे देखा जाए तो सेकंड वाला जो करेक्टर है वो एक तरीके का एडवांस्ड करेक्टर हुआ, एडवांस्ड, क्योंकि ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास तो नहीं था ना। और अब मान लेते हैं कि भाई ये करेक्टर एक एंसेस्टर के पास जाएगा, देखो आगे बढ़ेंगे हम, इस एंसेस्टर के पास जाएगा और इसके बाद इसके सारे डिसेंडेंट्स के पास जा रहा है ना, तो बेटर है इसे हम कहेंगे सिन एपोमॉर्फिक। ये सिन भी है और एपोमॉर्फिक भी है, सिन एपोमॉर्फिक। अब सपोज करिए कि मैं आपसे कहूं कि कोई ये करेक्टर है वो यहां इवोल्व हुआ, इस जगह पर, यहां पर इवोल्व हुआ, ये किसी डिसेंडेंट के पास में और के पास नहीं है, ये किसी एंसेस्टर के पास नहीं है, ये यहां से आगे गया इसके पास आया। तो ऐसा करेक्टर प्रॉपर तरीके से एडवांस्ड या प्रॉपर तरीके से डेराइव्ड है, एडवांस्ड या डेराइव्ड है, ये और कोई नहीं हो सकता। समझ में आई आपको चीज? लेट सपोज कि मैं कहूं कोई करेक्टर यहां पर इवोल्व होता है, से यहां कोई करेक्टर इवोल्व हुआ, तो ये करेक्टर यहां आएगा और यहां आएगा, ऐसा करेक्टर है वो एडवांस्ड कहलाएगा, एडवांस्ड। और क्योंकि ये एक एंसेस्टर के पास तो चला ही जाएगा ना यहां पे, तो इसलिए ये एडवांस्ड एंड सिन एपोमॉर्फिक करेक्टर कहलाता है। ये हुआ हमारे पास में, इसमें करेक्टर्स किस तरीके से गया वो वाली बात। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं होमोप्लाजी क्या होती है। सपोज करो कि यहां एक करेक्टर इवोल्व हुआ, लेट्स से 5 नंबर करेक्टर, और सपोज करो एग्जैक्ट वैसा ही करेक्टर यहां भी इवोल्व हो गया। ये करेक्टर ए के पास जाएगा और ई के पास जाएगा। ये करेक्टर ना तो किसी एंसेस्टर के पास में है और ना ही ए एंड ई एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेटेड है। देखो ई का एंसेस्टर यहां है, इसका एंसेस्टर यहां है, इसका एंसेस्टर यहां है, उसके बाद ए जो है वो कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहा है। तो देखा जाए तो ए एंड ई एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, फिर भी इन दोनों के अंदर सेम करेक्टर आया, इसे कहते हैं होमोप्लाजी। होमोप्लाजी, होमोप्लाजी। तो होमोप्लाजी का मतलब होता है बाई चांस सेम करेक्टर अनरिलेटेड स्पीसीज के अंदर इवोल्व हो जाता है, इसे होमोप्लाजी कहते हैं। तो मैं आपको ये लिखवा दूंगा, या अभी आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। when the same character when the same character appears in when the same character appears in two unrelated species due to chance factor, due to chance factor, चांस फैक्टर के कारण ही वो अचानक से आ गया, बाकी ये रिलेटेड एक दूसरे से नहीं था, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे होमोप्लाजी। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। सपोज करिए कि कोई करेक्टर है वो लेट्स से कि यहां पर है, ये करेक्टर यहां पर है, यानी लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास में ये है,
और ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास में है बट और किसी के पास नहीं है। मान लो एक बार के लिए ये सी के पास में आया और किसी के पास में नहीं है, सिर्फ सी के पास से आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैरेक्टर एंसेस्टर में था बट किसी रीजन से ये गायब हो गया, पर सी स्पीसीज में वापस अपीयर हो गया। इसे कहते हैं एटाविज्म। एटाविज्म यानी अपीयरेंस ऑफ लॉस्ट कैरेक्टर। इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल रिवर्जल। एंसेस्ट्रल रिवर्जल, एंसेस्ट्रल रिवर्जल भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है ये चीज? चलिए अब अपन बात करते हैं ये होमोप्लाजी वगैरह वगैरह जितने भी अपने पास कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की। देखो आपके पास में 6 टाइप के ये आपसे पूछा जा सकता है चीजें, मतलब 6 टाइप की हो सकती है। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कुछ, उसके हिसाब से 6 टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इनको देखो, ये जो 2 बॉक्स है व्हाइट कलर के हैं, चलो मैं इनको रेड कर देता हूं एक बार समझने के लिए। रेड कलर का मतलब कोई कैरेक्टर है। ये रेड कलर का कैरेक्टर यहां एंसेस्टर के पास में नहीं है और सबसे लास्ट वाले के पास में भी नहीं है। रेड नहीं है, ब्लैक है, रेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसेंडेंट है उनके पास में ये आया। इसे कहते हैं एपोमोर्फी, डिराइव्ड। ये कैरेक्टर देखो एक एंसेस्टर के पास में है लेकिन सबसे लास्ट वाले के पास नहीं है, तो ये है तो कैसा? ये है एपो। परंतु एंसेस्टर से प्रोजेनी के अंदर जा रहा है ना, एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स में जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? सिन। ये सिन भी हो गया, एपो भी हो गया। सिन का मतलब सिंक्रोनाइज्ड। ये एक एंसेस्टर से उसके 2 डिसेंडेंट में एक साथ जा रहा है, तो ये सिंक्रोनाइज्ड सिन हो गया। बट ये सबसे पीछे वाले एंसेस्टर में नहीं था, तो बाद में आया है, तो ये एडवांस भी हो गया। सिन भी है, एडवांस भी है, तो सिन एपोमोर्फी बोल देंगे इसको। तीसरा देखो, तीसरे में देखो एक अलग ही कलर भरा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो साफ तो मैं बता दूं कि यहां पे येलो सा है थोड़ा सा। ये एक करेक्टर ऐसा है जो और किसी के पास में नहीं है, ना तो किसी एंसेस्टर के पास, ना सेम एंसेस्टर के दूसरे डिसेंडेंट के पास में, इसके पास में भी नहीं है। इसे कहते ऑट एपोमोर्फी। ये एपोमोर्फी तो हुआ, ऑट मतलब ऑटोमेटिक, ऑट मतलब केवल एक में, तो केवल एक के अंदर ही अपीयर हुआ है, इसलिए इसे ऑट एपोमोर्फिक कैरेक्टर बोलेंगे। फिर देखो नेक्स्ट, प्लेजियोमोर्फिक। प्लेजियो मतलब प्रिमिटिव। ये ब्लैक वाला जो कैरेक्टर है वो लास्ट ही लास्ट वाले एंसेस्टर में है और लास्ट वाले एंसेस्टर से देखो इन 2 को मिला, तो इन 2 के अंदर ये कैरेक्टर कैसा कहलाएगा? प्लेजियोमोर्फिक। प्लेजियो लास्ट वाले के पास है और उससे मिल रहा है, तो वो प्लेजियो होता है। फिर ये देखो साइमल प्लेजियो, सिम प्लेजियोमोर्फी। सिम है, सिन नहीं लिखा हुआ है, सिम। सिम का मतलब होता है सभी एंसेस्टर के पास। ये एंसेस्टर 1, ये एंसेस्टर 2, ये एंसेस्टर 3, कम से कम ये सभी एंसेस्टर के पास में है और ऑलमोस्ट सारे डिसेंडेंट्स के पास में है। इसे हम कहते हैं सिम प्लेजियोमोर्फी। लास्ट देखो, वापस से अलग कलर है ये एक और ये एक डिसेंडेंट जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उनके अंदर एक करेक्टर आया जो और किसी के पास में नहीं है, तो ये हुआ बाई चांस वाला करेक्टर। और जो बाई चांस वाला होता है उसे कहते हैं होमोप्लाजी। मतलब बाई चांस अपीयर हुआ है, इसे होमोप्लाजी कहते हैं। सो ये सारे टर्म्स याद रखें आप, ये जरूर से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल्स भी है ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का। इन ग्रुप क्या होता है, आउट ग्रुप क्या होते हैं, देखिए। इन ग्रुप का मतलब इन, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। आउट ग्रुप का मतलब जिसको बाहर छोड़ दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल ये लेट्स से कि 5 स्पीसीज है, ठीक है। आपने ये डिसाइड किया कि आप ए, बी एंड सी इन 3 की स्टडी करेंगे।
तो ये 3 आपके लिए इन ग्रुप है। इन ग्रुप आपने कहा कि भाई डी एंड ई की स्टडी नहीं करेंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये आपके लिए आउट ग्रुप है। हो सकता है आपका फ्रेंड डी और ई की स्टडी करे तो उसके लिए ये इन ग्रुप होगा, उसने एबीसी छोड़ दिया उसके लिए एबीसी आउट ग्रुप होगा। क्लियर हुआ? इन ग्रुप का मतलब होता है, इन ग्रुप का मतलब होता है एक्सा ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे टेक्सा जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, जो सेलेक्ट किए हैं हमने स्टडी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्टेड फॉर स्टडी, जिसको हमने सेलेक्ट किया स्टडी के लिए। और आउट ग्रुप का मतलब होता है नॉट सेलेक्टेड फॉर स्टडी, नॉट सेलेक्टेड फॉर स्टडी। ये हुआ हमारे पास में इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का मतलब, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सा। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, क्या मतलब है इसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब सिंपल सा है कि हम फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बना सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सोचो आप। आपको सबसे पहले ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करने हैं, आप किन ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को आप स्टडी करना चाहते हैं। देन सेकंड, ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करने के बाद में आप एक ये चीज सेलेक्ट करिए कि किस बेसिस पे आप उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप उनकी एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे बनाना चाहते हैं ट्री, आप उनकी मोर्फोलॉजी के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, आप एनाटॉमी के बेसिस पे, मतलब आपको जिस भी ब्रांच में इंटरेस्ट है आप उसी ब्रांच के डाटा गैदर करिए। लेट सपोज कि हम उनके बायोमोलिक्यूल्स के बेसिस पे, उनके अंदर पाए जाने वाले मेटाबोलाइट्स के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप सेलेक्ट करिए ऐसे वाले मेटाबोलाइट्स जो एंसेस्टर में भी थे और सारे डिसेंडेंट्स में भी हैं, यानी ये हो गए प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। फिर आप ऐसे मेटाबोलाइट सेलेक्ट करिए जो कि डिसेंडेंट्स में है, एंसेस्टर में नहीं है। यानी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्टर है वो सब में है, कौन सा करेक्टर है वो कुछ में है, कौन सा करेक्टर एंसेस्टर से आया, कौन सा करेक्टर अपने आप आया। यानी प्लेजियोमॉर्फिक एंड एपोमॉर्फिक करेक्टर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे तो आप उनको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे ना, कि किसको कहां रखना है, किसको किसके पास में रखना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। सो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो बनाने के लिए हमें कुछ सिंपल सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। होमोलॉजी एंड होमोप्लाजी, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। होमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है, और होमोप्लाजी का मतलब होता है एक तरीके की एनालॉजी जिनका ओरिजिन सेम नहीं है, दूर दूर तक वो रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल दे हैव द सेम फीचर, सो उनका फंक्शन सेम है। आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है, सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से मोर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, कुछ भी। देन उसके बाद में डिटरमाइन करिए कौन कौन से फीचर्स एंसेस्ट्रल है और कौन कौन से फीचर्स हैं वो दूसरे टाइप के हैं, मतलब जो डिराइव्ड टाइप के हैं। देन उसके बाद में morphological and molecular characters are used in phylogenetic tree, it is very important line, एग्जाम के अंदर भी कई बार आ जाती है, आई हुई भी है। बेसिकली मोर्फोलॉजी और मोलिकुलर करेक्टर तो फाइलोजेनेटिक ट्री में होने ही चाहिए, मोर्फोलॉजिकल फीचर एंड मोलिकुलर फीचर तो होने ही चाहिए। इससे फाइलोजेनेटिक ट्री बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि सबसे पहला तो होता है हमारे पास मोर्फोलॉजी, सामने देखते ही क्या दिख रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप में। और सबसे लास्ट वाला होता है मोलिकुलर। आपको ये लगेगा कि भाई जो क्या बोलते हैं बर्ड्स एंड बैट्स हैं,
वो दोनों सेम सेम सी दिखती हैं, दोनों उड़ती हैं, तो दोनों सेम होनी चाहिए। बट जब आप मॉलिक्यूल्स चेक करेंगे तो पता चलेगा एक बर्ड है, एक मैमल है। आपको शार्क है और डॉल्फिन है, सेम सेम सी लग सकती है, पर शार्क है वो अलग है, डॉल्फिन है वो मैमल है अलग है। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। सो वी शुड हैव द मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। नेक्स्ट देखिए, होमोलॉजी एंड होमोप्लाजी। हम अलग से चैप्टर्स करेंगे इनके, तो आराम से मैं समझा दूंगा। अब होमोलॉजी एंड होमोप्लाजी एंड एंसेस्ट्रल रिवर्सल, ये तीन चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखने लायक बात। रेयरली देयर इज अकरेंस ऑफ गिल क्लेफ्ट इन द हायर एनिमल्स। हमारे अंदर ह्यूमंस में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गले पर कभी कभी ऐसे गिल्स के जैसी लाइनिंग हो सकती है। इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल रिवर्सल, एटाविज्म। क्योंकि हम सबके एंसेस्टर तो देखो सेम थे, पानी में रहते थे, तो उनके पास में गिल्स रहे होंगे। बट उसके बाद जो जो एनिमल्स टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आके रहना शुरू कर दिए, तो टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आने के बाद में गिल्स की जरूरत नहीं है तो गिल्स हट गए। बट स्टिल अगर अपन गिल्स का अपीयरेंस देख पाते हैं तो उसे एंसेस्ट्रल रिवर्सल कहते हैं। एक बार ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कोई रूडिमेंट्री टेल प्रेजेंट हो, कोई नया बच्चा पैदा हुआ है और उसके छोटी सी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है, या कुछ ऐसा उभार जैसा है, आउटग्रोथ सी है टेल जैसी, तो इन दैट केस इट इज नोन एज रूडिमेंट्री टेल एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म। गॉट इट? तो चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। फाइलोजेनेटिक ट्रीज का कंस्ट्रक्शन दो हाइपोथेसिस के बेसिस पे किया जाता है। नाम से देखिए क्या पता चल रहा है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम बेसिकली पंक्चुएशन मार्क के ऊपर बेस्ड है। पंक्चुएशन मार्क क्या कहता है हमें? पंक्चुएशन मार्क कहता है कि हमें एक लाइन पढ़नी है और जहां पंक्चुएशन मार्क आता है वहां थोड़ा सा पॉज लेना है, फिर आगे बढ़ना है। क्लियर हुआ ये? जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, कुछ बोलना है, रुकना है, फिर से बोलना है। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि नेचर में लंबे समय तक कुछ नहीं होता, सब कुछ एकदम शांत है, फिर अचानक थोड़ा सा टाइम आता है जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद वापस से लंबा टाइम आता है जब कुछ नहीं होता है, फिर थोड़ा सा टाइम आता है, फिर इवोल्यूशन होता है, फिर लंबा टाइम आता है कुछ नहीं होता, फिर छोटा सा टाइम आता है इवोल्यूशन होता है, फिर लंबा टाइम आता है कुछ नहीं होता। इसे कहते हैं हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। यहां से लेके यहां तक का टाइम, 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 इसे कहते हैं टाइम ऑफ स्टेसिस। स्टेसिस मतलब रुका हुआ, रुका हुआ। और जो ये छोटे छोटे पीरियड्स हैं, शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ रैपिड इवोल्यूशन, ये छोटे छोटे पीरियड से इनमें होता है एवोल्यूशन। हियर अकर्स द एवोल्यूशन, छोटे छोटे पीरियड से इनमें एवोल्यूशन होता है लगातार। सो ये है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। एक चीज का ध्यान नहीं रखना है खाली, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो भी पढ़ रहा है उसे अपने फाइलोजेनेटिक ट्री राइट एंगल्ड बनाने हैं। समझ में आया? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। टीचर्स ने दो टीम बना दी कि भाई ये बच्चे हैं वो ग्रीन टी शर्ट पहन के आएंगे और ये बच्चे रेड टी शर्ट पहन के आएंगे। तो जो जो बच्चा एक टीम में होगा वो ग्रीन टी शर्ट पहनेगा, जो जो बच्चा दूसरी टीम में होगा वो रेड टी शर्ट पहनेगा। कुछ बेसिक मतलब लॉजिक नहीं इसके पीछे। वैसे ही यहां पर भी एक दो टीम बनी हुई है। वे सारे साइंटिस्ट जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं उन्हें अपने फाइलोजेनेटिक ट्री राइट एंगल्ड तरीके से बनाने हैं। ठीक है। दूसरी
आती है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। फाइलेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी, ग्रेजुअलिज्म का मतलब धीरे धीरे करके। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये एक स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर कोई नया फीचर आया, वो फीचर आ गया, थोड़े समय बाद में फिर से नया फीचर आया, थोड़े समय बाद में फिर से नया कोई म्यूटेशन हुआ, थोड़े समय बाद फिर म्यूटेशन, फिर म्यूटेशन, फिर ऐसा करते करते बहुत सारे म्यूटेशन इकट्ठे हुए, तो ये दो डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज हो जाएगी। उसके बाद में यहां पर नए नए फीचर्स आए, यहां पर भी नए नए फीचर्स आए, तो एक समय बाद ये भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज हो जाएंगे। इसे कहते हैं फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। जब माइक्रो एवोल्यूशंस इकट्ठा होते हैं, धीरे 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 करके इकट्ठा होते हैं, एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तब एक स्पीसीज, एक पॉपुलेशन दो अलग डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाती है। दैट इज नोन एज फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, इवोल्यूशन हैज ए फेयरली कांस्टेंट रेट, यानी धीरे धीरे चेंजेस इकट्ठा होते हैं। न्यू स्पीसीज अराइज बाय ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीसीज, दैट इज द रेट ऑफ एवोल्यूशन ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज मच लाइक दैट ऑफ एनी अदर टाइम। यानी इवोल्यूशन के अंदर नई स्पीसीज में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम पहले लगता था। हमेशा सेम टाइम में नई स्पीसीज बन जाती है क्योंकि फेयरली कांस्टेंट होती है। तो जो वैज्ञानिक इस दूसरे कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जिनको लगता है ये चीज ज्यादा सही है, उनसे कहा गया कि आप अपने फाइलोजेनेटिक ट्री हैं वो डायगोनल लाइन से बनाएंगे। वो दो ग्रुप बना दिए, बस ये दो सिंपल सिंपल से ग्रुप हो गए हमारे पास में। तो होपफुली आपको ये दो चीजें समझ में आई हैं। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है डिस्टेंस मॉडल एंड सिमिलैरिटी मॉडल। डिस्टेंस मॉडल एंड सिमिलैरिटी मॉडल क्या होता है? आपको एक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि कौन सी स्पीसीज दूसरी किस स्पीसीज के साथ कितना ज्यादा सिमिलर है या डिसिमिलर है। उसके बेसिस पे आपको मॉडल्स बनाने होते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाने होते हैं। लेट्स से मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे कोई स्पीसीज है ए, बी, सी, डी। एक करेक्टर है, करेक्टर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फर्स्ट करेक्टर किसी भी स्पीसीज में नहीं है, तो 0 0 मतलब किसी में नहीं है। सेकंड करेक्टर इसमें नहीं है, ए में, बी में है, सी में है, डी में है। थर्ड करेक्टर ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में है। फोर्थ करेक्टर भी किसी में नहीं है। फिफ्थ करेक्टर केवल और केवल डी स्पीसीज में है। तो आपको ये टेबल दे दी और बोलेंगे कि भाई बना के बताओ कैसा बनेगा फाइलोजेनेटिक ट्री। एकदम सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि कौन सा करेक्टर किसी में भी नहीं है, उसको तो लेना ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये। तो अब आप ये देखिए कि किस स्पीसीज में कितने करेक्टर्स हैं। अगर स्पीसीज ए की बात करें तो इसमें तो 0 0 0 0 0, इसमें तो कोई करेक्टर ही नहीं है। स्पीसीज बी में बात करें तो यहां दो करेक्टर्स इवोल्व हुए हैं। स्पीसीज सी में एक ही करेक्टर इवोल्व हुआ है और स्पीसीज डी में 3 करेक्टर इवोल्व हुए हैं। इससे मुझे एक आइडिया ये लग जाता है कि स्पीसीज ए है वो सबसे प्रिमिटिव है, मतलब एंसेस्टर से इसको निकाल देना सीधा का सीधा। उसके बाद में स्पीसीज सी को निकालना है, बट उसमें कम से कम एक करेक्टर तो है। यहां से मुझे एक चीज ये भी पता चलती है कि जो कैरेक्टर सेकंड है वो बी सी डी तीनों में है, तो इसे ऐसी जगह पे इवॉल्व करना है कि ये बी सी डी तीनों में आ जाए। तो देखो एक फाइलोजेनेटिक ट्री सिंपल सा बना लेते हैं। 4 स्पीसीज है, ये कॉमन एंसेस्टर है मान लो। इस कॉमन एंसेस्टर से
स्पीसीज ए ऐसे निकलती है कि नया कोई करेक्टर नहीं आता, तो मैं इसको तो साइड में निकाल देता हूं, ये लो, ये साइड में निकल गई स्पीसीज ए। अब मुझे बची दो साइड, मतलब दूसरी साइड में मुझे तीनों स्पीसीज लिखनी है, बी सी डी, तीनों लिखनी है ना, और तीनों के अंदर सेकंड नंबर का करेक्टर है, तो मैं क्यों ना सेकंड करेक्टर यहां इवोल्व करा देता हूं, ताकि वो आगे सारी स्पीसीज में जाएगा। ये लाइन भी मुझे पता है आगे जाके दो डायरेक्शन में डिवाइड होगी। अब ऐसी स्पीसीज जिसमें ओनली वन करेक्टर है, इसको साइड में निकाल देते हैं ताकि इसमें और कोई करेक्टर ना जाए, और दूसरी साइड में हम एक और करेक्टर इवोल्व करा देते हैं जो बी में भी है और डी में भी है, यानी करेक्टर नंबर 3। तो करेक्टर नंबर 3 यहां इवोल्व करा देते हैं। ये करेक्टर 3 आगे जाएगा दोनों स्पीसीज के अंदर, और अब हम इन दोनों स्पीसीज को इवोल्व ऐसे तो कर देते हैं, पर ध्यान रखिए कि बी में करेक्टर 3 जाना चाहिए, डी में भी जाना चाहिए, बट डी के अंदर एक और करेक्टर जाना चाहिए, करेक्टर नंबर 5, तो उसको यहां से इवोल्व कराएं। अब आप ऐसा करोगे तो ध्यान से देखिए, ये सेकंड करेक्टर है वो इसके पास चला जाएगा और बाकी इन सब के पास चला जाएगा। थर्ड करेक्टर वो इसके पास चला जाएगा और इसके पास भी जाएगा, क्योंकि आगे तो जाता ही है, और फिफ्थ करेक्टर ओनली इसके पास जाएगा। तो हमारा डाटा भी सेट हो गया और हम आराम से फाइलोजेनेटिक ट्री को पहचानना ही है अपने को। तो बस ये चीज देखनी है कौन सा करेक्टर कहां इवोल्व कराए कि टेबल के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट स्पीसीज में चला जाए। अब एक और तरीका है डिस्टेंस मॉडल का। आपको डाटा दिया है 4 स्पीसीज का, ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब दो तरफ लिखा है स्पीसीज सेम है। स्पीसीज ए अपने आप से 0 डिफरेंट है, ये डिफरेंस दे रखा है 0 करेक्टर का डिफरेंस, ए स्पीसीज है, मैं अपने आप से तो सेम ही हूं ना। स्पीसीज ए और बी एक दूसरे से 4 करेक्टर के अंदर डिफर करती है, 4 करेक्टर डिफरेंस है। फिर उसके बाद में स्पीसीज सी एंड डी ए से 10-10 करेक्टर में डिफरेंट है। मैं टेबल भर देता हूं एक बार आपको, फिर बाद में समझाता हूं। उसके बाद ये ठीक है, ये ऐसी टेबल दे रखी है। अब इसका मतलब समझिए आप क्या कहना चाहते हैं। स्पीसीज ए सी और डी से 10 करेक्टर्स का डिफरेंस रखती है, और स्पीसीज बी भी सी और डी से 10 करेक्टर का डिफरेंस रखती है। स्पीसीज ए और बी 4 करेक्टर में डिफरेंस है, तो मुझे यह समझ में आ गया कि भाई ए और बी का एंसेस्टर सेम है। सी एंड डी आपस में 4 करेक्टर का डिफरेंस रखती है, तो सी एंड डी है, इनके एंसेस्टर सेम है। तो बन तो गया हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री, बस ऐसे बन जाता है। तो अब इसमें हमें करेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं कि किस में कितने करेक्टर का डिफरेंस आता है। ए एंड बी है वो 2 करेक्टर में डिफरेंट है, और सी और डी है वो भी 2-2 करेक्टर में डिफरेंट है, मतलब 4 करेक्टर हो गए टोटल। ये है डिस्टेंस मॉडल एंड सिमिलैरिटी मॉडल। हम और फीचर्स पढ़ेंगे, एवोल्यूशन जब कंप्लीट पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं सेम टॉपिक वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन फाइलोजेनेटिक ट्री। सो हमें डिस्कस करना है फाइलोजेनेटिक ट्री में डिफरेंट टाइप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ग्रुप्स। कैसे हम फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। यहां लिखा है मोनोफाइलेटिक। मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज बताता हूं। ये आपके सामने फाइलोजेनेटिक ट्री है, यहां पर कोई ए स्पीसीज है, यहां बी स्पीसीज है, यहां सी है, यहां डी है, यहां ई है। लेट सपोज कि ये फर्स्ट इसका एंसेस्टर है, ये सेकंड इनका एंसेस्टर, ये थर्ड इनका एंसेस्टर, ये फोर्थ इनका एंसेस्टर है। अब समझिए मोनोफाइलेटिक ट्री का मतलब क्या है। मोनो का मतलब होता है एक, फाइलेटिक का मतलब है फैमिली।
एक कंप्लीट फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली का मतलब पेरेंट्स, उसके उनके सारे बच्चे, उसे कहते हैं कंप्लीट फैमिली। लेट सपोज कि हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से स्टार्ट करते हैं, दादाजी एंड दादी जी। अब दादाजी एंड दादी जी के जितने भी बच्चे हैं सबको लो, उनके जितने भी बच्चे हैं उन सबको लो, उनके जितने बच्चे उनको सबको लो, मतलब एक कंप्लीट फैमिली लेनी है। इसे कहते हैं मोनोफाइलेटिक। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप अपने पेरेंट्स से शुरुआत कर लीजिए, आपके 2 पेरेंट्स और उनसे होने वाले सारे बच्चे, यानी आपके सिबलिंग सब। तो ये होता है मोनोफाइलेटिक। तो मोनोफाइलेटिक में क्या करना है मैं आपको बताता हूं, बेसिक बातें हैं। सबसे पहले सिलेक्ट एनी वन एंसेस्टर, कोई भी एक एंसेस्टर सेलेक्ट करो जो आपको पसंद हो। एंसेस्टर कहां है? नोड्स के ऊपर है, 1 2 3 4 एंसेस्टर है। उसके बाद में क्या करना है? सेलेक्ट ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट एंसेस्टर, उस एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट सेलेक्ट करो, तो उसे कहते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। कैसे? देखो, ये एक हमने सेलेक्ट किया, इस एक के 2 डिसेंडेंट्स हैं, इन दोनों को सेलेक्ट किया, तो ये बन गया हमारे पास एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप। आपको और बड़ा बनाना है, दूसरा एंसेस्टर सेलेक्ट करो, दूसरे एंसेस्टर का डिसेंडेंट सी भी है, फर्स्ट एंसेस्टर भी है, ए एंड बी भी है। ये हो गया हमारे पास में दूसरा मोनोफाइलेटिक। और बड़ा करना चाहते हो आप, तीसरा सेलेक्ट करो, इन सबको सेलेक्ट कर लो। चीज समझ में आई आपको? इससे भी बड़ा हो जाएगा चौथा। तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप कैसे बनता है? वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट एन एंसेस्टर, और उसके बाद में आपको उसका कोई ना कोई, उसके सारे डिसेंडेंट सेलेक्ट करने, बस। दूसरा देखो, पैराफाइलेटिक। पैरा का मतलब होता है अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, और फाइलेटिक का मैंने अभी बताया फैमिली, आप फैमिली याद रखें। अवे फ्रॉम फैमिली, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई तो मेंबर अपनी फैमिली से दूर हो। लेट सपोज कि आपने अपने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया और आपने सिबलिंग को सेलेक्ट किया, खुद को आपने एक्सक्लूड कर दिया। जैसे किसी शादी में जाना है, आपके मम्मी पापा जा रहे हैं, आपके भाई बहन जा रहे हैं, बट आपको पसंद नहीं है रिश्तेदार वो, आप उनके यहाँ शादी में नहीं जा रहे हो, तो आपने क्या किया? अपने आप को हटा लिया। पर एक ग्रुप, पेरेंट्स पेरेंट्स के एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चे, इसे कहते हैं पैराफाइलेटिक। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट एनी वन एंसेस्टर, एनी वन एंसेस्टर, कोई एक एंसेस्टर सेलेक्ट करो। उसके बाद में सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डिसेंडेंट but reject at least one of its descendant। आप उसका एटलीस्ट वन डिसेंडेंट सेलेक्ट करो और एटलीस्ट वन डिसेंडेंट रिजेक्ट करो। सेम देखो, ए बी सी डी ई, फर्स्ट एंसेस्टर, सेकंड एंसेस्टर, थर्ड एंसेस्टर, फोर्थ एंसेस्टर, किया ये काम कंप्लीट। अब सेलेक्ट एनी वन एंसेस्टर, मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट के तो 2 ही डिसेंडेंट है, एक डिसेंडेंट को सेलेक्ट कर लो और दूसरे को रिजेक्ट कर दो। तो बी क्या हो गया? बी यहां अपनी फैमिली से दूर हो गया ना, आना चाहिए था बी भी इसमें, पर बी नहीं आ रहा, इसे कहते हैं पैराफाइलेटिक। अच्छा, इसको 2 को सेलेक्ट करो, 2 को सेलेक्ट किया। अब 2 के कौन कौन डिसेंडेंट है?
2 का डिसेंडेंट 1 भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। आपने क्या किया, लेट सपोज कि सी को सेलेक्ट किया, ए को सेलेक्ट किया, बी को रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो गया पैराफाइलेटिक। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके अंदर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड को सेलेक्ट किया आपने, सी को सेलेक्ट किया, ए बी को हटा दिया, ये भी चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा। कहने का मतलब कोई एक डिसेंडेंट छोड़ना है, एक या दो डिसेंडेंट छोड़ने हैं, बाकी को सेलेक्ट करना है, इसे कहते हैं पैराफाइलेटिक। और बड़ा बनाना है, नीचे से कोई सेलेक्ट करिए। देन लास्ट पॉलीफाइलेटिक, ये अलग केस है। लेट्स से ए बी सी डी ई, these are the descendants, and 1 2 3 4, let them being the ancestors, and 4 is the last common ancestor of all these descendants of the family. अब पॉलीफाइलेटिक, पॉली मीन्स मैनी, फाइलेटिक मतलब लेट्स से फैमिली, मैनी फैमिली। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार हमें अलग काम करना है। अलग काम क्या करना है? अलग काम ये करना है कि डू नॉट सेलेक्ट एनी एंसेस्टर, डू नॉट सेलेक्ट एनी एंसेस्टर, कोई एंसेस्टर सेलेक्ट मत करो, कोई एंसेस्टर नहीं सेलेक्ट करना। फिर क्या करना है? हमको सेलेक्ट करने हैं ओनली डिसेंडेंट, कम से कम 2 डिसेंडेंट, और इस तरीके से करने हैं कि दोनों अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करने चाहिए। अभी समझाता हूं। सिलेक्ट एट लीस्ट 2 descendants that belong to 2 different ancestors। ऐसे सेलेक्ट करना है कि 2 अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करे। अब मैं आपको समझा दूं, ये जैसे हमने यहां पे लिखा है डू नॉट सेलेक्ट एनी एंसेस्टर, कोई एंसेस्टर सेलेक्ट नहीं करना, तो इसका मतलब एंसेस्टर वाले में तो जाएंगे नहीं। आपको कम से कम 2 डिसेंडेंट सेलेक्ट करने हैं, वो भी ऐसे कि 2 अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करे। अगर आपने ए एंड बी ऐसे सेलेक्ट किया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एंड बी सेम एंसेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो सेम फैमिली हो गई। हम तो मैनी फैमिली पॉलीफाइलेटिक बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है। जैसे आपने ए को सेलेक्ट किया एंड सी को सेलेक्ट किया, ए एंड सी, तो ए बिलोंग कर रहा है फर्स्ट से, सी बिलोंग कर रहा है सेकंड से, तो 2 अलग अलग एंसेस्टर से हो गया ना बिलोंग। आप चाहो तो ऐसे कर लो बी एंड सी, बी फर्स्ट से, सी सेकंड से। आप चाहो तो ए एंड ई सेलेक्ट कर लो, ए बिलोंग करता है फर्स्ट से, ई बिलोंग करता है फोर्थ से। इसे कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ट्री। तो आपको इस तरीके से काम करना है, और ये है हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड सारी चीजें। अगर आप भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे लिखिए, अपन डाउट क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच।